नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास होगी वो मूल विधि से है। ठीक है, मूल विधि की स्टार्टिंग है, फर्स्ट क्लास आज। तो मूल विधि की स्टार्टिंग करते हैं। पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक जानेंगे। देखो मूल विधि, देखो मूल विधि में दो चीजें होती हैं भाई। एक तो होती है IPC, एक होती है CRPC। पहले हमें इनके बारे में अंतर जानना बहुत जरूरी है। देखो अगर मैं बात करूं इसकी IPC की, तो IPC का ज्यादा योगदान है, क्योंकि ये पहले सबसे, जब अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों का, तो ये जो लिखी है ना IPC, ये लिखी है मैकाले ने। किसने लिखी भाई? मैकाले ने। इसकी जो फुल फॉर्म है इंडियन पैनल कोड। ठीक है, IPC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन पैनल कोड। IPC हिंदी में कहते हैं इसको भारतीय दंड संहिता, ये बोलते हैं भाई IPC। अब देखो मैकाले ने इतना दिमाग लगाया, इसी की IPC के अनुसार इसने और भी देशों की लिखी हैं, जो और देश इसी के अनुसार चल रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूं भारत की, इसने लिखी आयरलैंड की, म्यांमार की, बांग्लादेश की, सब मैकाले ने लिखी है। ठीक है, आयरलैंड की जहां से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए थे, बांग्लादेश, म्यांमार, और भी बहुत देश है जिनकी इन्होंने IPC लिखी। IPC को बोलते हैं इंडियन पैनल कोड, इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। इसकी फुल फॉर्म क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। नोट कर लिया? देखो IPC को 6 अक्टूबर 1860 में भारत में लाया गया। भारत में लाया गया 6 अक्टूबर 1860 में भारत में लाया गया IPC को। लेकिन इसे लागू, ध्यान से सुनना, इसे जो लागू किया गया IPC को, वो लागू किया है कब? 1 जनवरी 1862। 1 जनवरी 1862 को IPC को लागू कब किया गया? 1 जनवरी 1862 को। और इसको बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। ये कब लाई गई? 1860 में। नोट कर लिया भाई? देखो अब सुनो ध्यान से। अगर मैं इसमें अब अंतर की बात करूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं अब इसमें अंतर की बात करूं, देखो भाई IPC हमारी इंपॉर्टेंट है। IPC हमारी इंपॉर्टेंट है। किसने लिखी? मैकाले ने लिखी। ठीक है, ये मैकाले ने लिखी, इसके अनुसार ही चल रही है। मैकाले मतलब अंग्रेज था। ठीक है, IPC, और इसमें जो है ये 1860 में लाया है, 6 अक्टूबर 1860 को। लेकिन इसे भारत में लागू कब किया गया? 1 जनवरी 1862। ठीक है, तो लाने की और लागू करने की ये डेट आपको याद रखनी है। इसमें देखो, इसमें ये क्या बताता है? IPC बताता है, लिखेंगे IPC बताता है कि अपराध की परिभाषा क्या है। IPC बताता है कि अपराध की, जो हमने अपराध किया है उसकी परिभाषा और उसका पनिशमेंट, यानी कि उसका दंड क्या है, उसका पनिशमेंट क्या है।
ये आईपीसी बताता है भाई। कोई हम अपराध करते हैं तो उसकी परिभाषा को और उसके दंड को कौन बताता है? आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, या इसको बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। देखो अब सीआरपीसी को देखो आप। सीआरपीसी में सीआरपीसी ये लागू किया, ये पारित हुआ हमारे यहाँ 1973 में। अब देखो इसे 1973 को कैसे याद रखेंगे आप मुझे बताओ। जब मैंने आपको संविधान में पढ़ाया था केशवानंद भारती बनाम केस कब हुआ भाई? 1973। तो ये ध्यान रहेगा। देखो सीआरपीसी का कार्य क्या है? सीआरपीसी का कार्य है, मतलब ये बताता है, ऐसे लिखेंगे अंतर, ये बताता है कि केस की प्रक्रिया, केस का प्रोसीजर या केस की प्रक्रिया कैसे चलेगी, कैसे चलेगी, कैसे एफआईआर लिखी जाएगी, ये चीज बताता है। कौन से जज के पास जाएगा केस, कौन से जज के पास जाएगा केस, पास केस जाएगा। ठीक है, ये अंतर है इसमें। नोट कर लिया भाई? देखो अब समझो दोबारा से। आईपीसी मेकाले ने लिखी, आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर बता रहे हैं अब अभी हम फिलहाल। देखो आईपीसी क्या है? आईपीसी को इंडियन पेनल कोड कहते हैं। 1 जनवरी 6 अक्टूबर 1860 में ये मेकाले ने लिखी, भारत में पारित हुई 1 जनवरी 1862। ये पहला क्वेश्चन तो ये इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये इंपोर्टेंट है। आईपीसी बताता है कि अपराध की परिभाषा क्या है, जो हमने अपराध किया है उसकी परिभाषा क्या है और उसके लिए पनिशमेंट क्या होगा, ये आईपीसी बताता है। लेकिन सीआरपीसी में क्या है? सीआरपीसी ये बाद में आई, 1973 में पारित हुई हमारे यहाँ, और ये बताता है कि केस की प्रक्रिया क्या होगी, किस तरीके से एफआईआर लिखी जाएगी, किस तरीके से ये केस चलेगा और किस तरीके से कौन से जज के पास जाएगा। बात समझ में आई? इंपोर्टेंट आईपीसी ज्यादा है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे आईपीसी के बारे में। बस इसमें हमें अंतर पता होना बहुत जरूरी है। हेडिंग डाल लेंगे आईपीसी। आईपीसी देखो भाई, आईपीसी में अगर मैं सेक्शन की बात करूं तो सेक्शन है इसमें 511 टोटल, ठीक है। चैप्टर कितने हैं? चैप्टर है 23, ध्यान रख लेना आप, ठीक है। इस सेक्शन को बोलते हैं धारा और चैप्टर को बोलते हैं अध्याय, अध्याय, ठीक है। धारा टोटल 511 हैं और अध्याय हैं इसमें 23। देखो अब तुम सोच रहे होगे जी 511 धारा याद करनी पड़ेंगी पूरी। भाई देखो हम इसमें जो है मेन पढ़ेंगे, जैसे हमने संविधान में अनुच्छेद पढ़े ना मेन, इसी तरीके से हम इसमें मेन पढ़ेंगे। लगभग 150 धारा हमें कंप्लीट करनी है, 150 पढ़ाऊंगा तुम्हें मैं, ठीक है। 150 धारा हम कंप्लीट करेंगे इसमें से। तो धारा 511 हैं और चैप्टर इसमें कितने हैं? 23। ये 511 धाराएं 23 चैप्टरों में डिवाइड हैं, 23 चैप्टर में या 23 अध्याय में बांट रखा है इनको, ठीक है। अब देखो भाई, जब ये आईपीसी को मेकाले ने लिखा, ध्यान से सुनो, जब ये आईपीसी को मेकाले ने लिखा तो इसका हेड किसको बनाया? मेकाले को बनाया। किसको बनाया भाई? मेकाले को बनाया गया, मेकाले को बनाया गया। इसके साथ में और 4 सदस्य भी थे, तो ध्यान रख लेना, इनके साथ में 4 मेंबर और थे। जब इसने आईपीसी बनाई, इसका हेड बनाया किसको? मेकाले को। लिखो, जब इसने 1 जनवरी 1862 में आईपीसी को लागू किया तो इसमें 4 सदस्य और थे। जेएम मैक्लिमोड, ठीक है, हाँ मतलब अंग्रेजी थे सब। जेएम मैक्लिमोड, जीडब्ल्यू एंडरसन, जीडब्ल्यू एंडरसन, सीएच कैमरॉन,
CH कैमरॉन, अच्छा ऊपर लिख देंगे, यहां लिख देता हूं, ठीक है। JM मैक्लिमोड, GW एंडरसन, CH कैमरॉन, CH कैमरॉन, और चौथे मेंबर का नाम था F मिलेट, F मिलेट, F मिलेट, ठीक है। लिख लिया भाई? अब ध्यान से सुनो, 31 अक्टूबर, इस बात को नोट करके लिख लेंगे 2019, इस डेट को आप नोट करके लिखें जरा, 31 अक्टूबर 2019। देखो ये बात ध्यान रखना, अगर आपसे इसका हेड या ये पूछा जाए कि आईपीसी को किसने लिखा है, मेकाले ने लिखा, इनके साथ में जब इसको लागू किया गया तो इसके साथ में 4 सदस्य और थे, वे चारों के चारों अंग्रेजी थे, JM मैक्लिमोड और GW एंडरसन और CH कैमरॉन और F मिलेट, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने आपको ड्राफ्टिंग कमेटी बताई थी ना, उसके हेड किसको बताया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके साथ में 6 सदस्य और थे। इसी तरीके से इसमें भी आपको ध्यान रखना, बात समझ में आई? ठीक है, चलो अब आगे की बात करते हैं। और धारा ध्यान रखेंगे कितनी है टोटल, 511, और इसे 511 की धाराओं को 23 भागों में विभाजित कर रखा है, 23 चैप्टरों में, और ये हम जो है चैप्टर वाइज जैसे भाग पढ़ते हैं उसमें संविधान में, इसी तरीके से यहाँ पे चैप्टर चलेंगे अब हमारे, ठीक है। अब नोट करके लिखें एक बात, 31 अक्टूबर 2019 से आईपीसी, 31 अक्टूबर 2019 से आईपीसी को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता को 31 अक्टूबर 2019 से आईपीसी पूरे देश में लागू कर दी गई। जबकि भाई पता है ना आपको, अनुसूची 5 और 6, बताओ मुझे किससे रिलेटेड है? अनुसूची 5 और 6 किससे संबंधित है, बताओ जरा। हाँ भाई, इसमें मैंने आपको अनुसूचित जातियों, जनजाति बताई थी, और वो भी कहाँ रहने वाली, जैसे मिजोरम, त्रिपुरा। देखो ये जितने भी हैं ना, ये 7 हैं, ये 7 ऐसे राज्य हैं जिन्हें हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इनमें जो है वैसे कुछ आईपीसी की जगह इनके अपने खुद के कानून चलते हैं, ठीक है, तो ध्यान रख लेना। हालांकि देखो हम 31 अक्टूबर 2019 से पूरे भारत में क्या मानते हैं कि आईपीसी लागू होगी। पहले ये चीज जो थी ना, ये जम्मू कश्मीर को छोड़ के थी, ठीक है। और अब आपको पता है भाई, जम्मू कश्मीर अब किसका हिस्सा है, भारत का, मतलब पूर्ण रूप से, कि वहां पर जो है कानून भी अब हमारे हिसाब से चलेंगे। तो अब जो है 31 अक्टूबर 2019 से हम क्या मान रहे हैं कि आईपीसी अब पूरे भारत में लागू है, ठीक है। ये बात ध्यान रख लेना, नोट ये इसी में ही नोट करके लिख लो। देखो और कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, अब कुछ बेसिक बात करेंगे। देखो भाई, अगर यहां पर ध्यान से सुनना, अगर यहां कृत्य की बात आएगी, कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका आपको जो है जानना बहुत जरूरी है। जैसे संविधान में डिफिकल्ट वर्ड होते हैं ना, इसी तरीके से यहां भी है, और मैं लिखवाऊंगा भी डिफिकल्ट वर्ड ही, क्योंकि आपको ऑप्शन में वही परिभाषा मिलेगी, ठीक है, अपनी खुद की लैंग्वेज नहीं मिलेगी, वही परिभाषा मिलेगी। कृत्य का मतलब क्या होता है, कार्य, ठीक है भैया। इसमें अनुसूची 5 और 6 में बताया था कि ये जो मिजोरम, त्रिपुरा ऐसी जनजातियां जो रहती हैं, इनके अपने खुद के कानून चलते हैं, आईपीसी की जगह आज भी नहीं। आईपीसी लागू तो है, लेकिन वे खुद अपनी, मतलब कहते हैं भाई हमारे ये नियम है तो हम अपने अनुसार करेंगे, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने, एक्सेप्शन केस मान लेना इसको आप। कृत्य का मतलब क्या होता है, कार्य, ठीक है। एक होता है इसमें रिष्टि, क्या होती है, रिष्टि। देखो रिष्टि क्या होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मिसचीफ। क्या कहते हैं, मिसचीफ।
रिष्टि को बोलते हैं मिसचीफ। अब देखो देखो ध्यान से समझो इन दोनों को। कृत्य का मतलब हमने कोई कार्य कर दिया या हमने कोई अपराध कर दिया, उसे हम कार्य नहीं कहेंगे कि हमने कार्य कर दिया, या तो उसे हम अपराध कहेंगे या हमने कृत्य किया है। बात समझ में आई? रिष्टि क्या होता है? रिष्टि होता है कि जब दूसरे का नुकसान हो जाए और अपना फायदा न हो, और उसमें अपना फायदा ना हो या प्रॉफिट ना हो। एक ऐसा कृत्य है जिससे कार्य करने वाले का कोई फायदा नहीं होता, लेकिन सामने वाले का नुकसान हो जाता है। जब दूसरे का नुकसान हो जाए और अपना क्या हो जाए, अपना फायदा ना हो। ठीक है, कोई हमने ऐसा कार्य कर दिया जिससे सामने वाले का तो हो जाए नुकसान और अपना कोई फायदा ना हो, उसे बोलते हैं हम रिष्टि। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं भाई? रिष्टि। जैसे धारा है सेक्शन 425, ध्यान से सुनो भाई, सेक्शन 425। इसमें देखो एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको मैं। जैसे सपोज करो किसी की गाड़ी खड़ी है, ठीक है, किसी की गाड़ी खड़ी है और उसमें जो है आप आ रहे हैं, ठीक है, ना चाहते हुए, ठीक है, आप नुकसान करना नहीं चाहते, लेकिन उसका जो है टायर फाड़ दिया आपने, आपका कोई फायदा है उसमें? बताओ, दूसरे वाले का क्या हो गया? नुकसान। तो आपने क्या करी है? रिष्टि करी। बात समझ में आ गई? इसमें दूसरे वाले का तो नुकसान ही होगा और सामने वाले का कोई फायदा नहीं है इसमें। बात समझ में आई भाई? तो ये एग्जांपल है, तो थोड़ा सा ये ध्यान से समझेंगे। अब देखो इसमें कुछ धारा हैं जो हाल ही फिलहाल में ही कुछ केस जो हैं जो पहले अपराध माने जाते थे लेकिन अब अपराध की श्रेणी में नहीं आते, वो चीज देखेंगे। देखो एक धारा है 377, धारा 377 लिखो भाई, जो मेन धारा है वो लिखवाऊंगा मैं। धारा 377 लिखो। 2018 में इसे समाप्त कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब है, इसका मतलब है अप्राकृतिक संबंध, अप्राकृतिक संबंध। दो 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे अपराध की श्रेणी से, अपराध की श्रेणी से हटा दिया 2009 में। लेकिन भाई सुप्रीम कोर्ट ने नहीं हटाया था इसको। 2009 में दिल्ली ने तो कह दिया कि भाई ये जो है अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कब हटाया? पूरे भारत में कब चीज लागू हुई? 2018 में। लिखो 2018 में इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपराध नहीं माना है, नहीं माना है। 2018 से इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी धारा 377 को अपराध नहीं माना है। कर लिया नोट? देखो ये धारा क्या है? ये है अप्राकृतिक संबंध, यानी कि कोई भी व्यक्ति है, मतलब मेल जो है पुरुष के साथ में संबंध बना सकता है और फीमेल के साथ में। ठीक है, ये अप्राकृतिक संबंध से संबंधित है, धारा 377। ठीक है, बात क्लियर हुई भाई? चलो नेक्स्ट देखेंगे।
है भाई, एग्जाम्पल एग्जाम्पल रहनी दो। नेक्स्ट लिखो, धारा 242, 243, 259, ठीक है, एक साथ लिखेंगे ये सारी धाराएं, मैं बताऊंगा ये किससे संबंधित है। 266, 474, ठीक है, ये सारी धाराएं एक साथ लिख लेना। कूटकृत सिक्के, कूटकृत सिक्के, बाट मापतोल, बाट मापतोल, और जाली दस्तावेज, और जाली दस्तावेज खुद तैयार करना, खुद तैयार करना। इन सभी धाराओं में यही है भाई, ये जो जितनी भी धारा ये लिखवाई है ऊपर, इन सभी धाराएं इससे ही संबंधित हैं, बस सजा अलग अलग है भाई। धारा चेंज की हुई है क्योंकि सजा अलग अलग है सब चीज के लिए, ठीक है। अभी बस हाल फिलहाल में हम कुछ बेसिक धाराएं समझ रहे हैं, फिर हम जो है चैप्टर वाइज चलेंगे, ठीक है। जो मेन धाराएं हैं पहले मैं स्टार्टिंग में कुछ उनमें से आप भी जानते हैं, ठीक है, तो उसमें मैं थोड़ी सी बस मेन जिक्र कर रहे हैं, फिर हम चैप्टर वाइज चलेंगे भाई, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, धारा कूटकृत सिक्के, बाट मापतोल। जैसे सपोज करो भाई कोई तोलने वाली चीज है, अब दुकानदार को लालच आ जाए, वो नीचे से एक बाट में होती है ना नीचे की, वो है ना, उसे निकाल दे, तो उसमें क्या कर रहा है, वो एक फ्रॉड ही तो हो रहा है। तो वो उससे संबंधित, या सिक्के तुमने सोची कि 10 के गिलट के चल रहे हैं, इसे अपना क्यों ना घर बनाया जाए, और तुमने घर बनाने स्टार्ट कर दिए, तो ये भी क्या कर रहे हो, तुम अपराधी तो कर रहे हो। मापतोल मैंने आपको बता दिया, बाट में या मापतोल में, कोई भी तोलने वाली चीज में अगर ऐसा करोगे। और जाली दस्तावेज, जैसे आपने मूवी देखी होगी स्पेशल 26 है, जाली दस्तावेज तैयार करता है ना अक्षय कुमार उसमें, ठीक है। तो इस तरीके की जो धाराएं हैं, इनमें जो मतलब कोई भी हम इस तरीके का अपराध कर रहे हैं तो वो आता है इन वाली धाराओं में, इन वाले सेक्शनों में, ठीक है। और ये धारा अलग अलग क्यों है, क्योंकि इनमें जो है सब क्राइम की सजा इनमें सबकी अलग अलग है, ठीक है। जब हम चैप्टर वाइज चलेंगे तो इसके बारे में मैं आपको हर एक सिंगल धारा बताऊंगा। बात समझ में आई? तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर धारा 242, 43, 59, 66 और 74 आ जाए तो वो किससे संबंधित होगी, मापतोल से या जाली दस्तावेजों को तैयार करना, ठीक है। कुछ सोचा है ना भाई, ऐसे नकली नोट तैयार कर लो प्रिंटर बना के, है ना, हुए ऐसे पीछे पकड़े भी गए हैं। तो ये सब क्या है, ये सब काम ऐसा ही है कि ये अपराध है। नेक्स्ट लिखे, देखो धारा 497, धारा 497, इसे भी कोर्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, इसे भी कोर्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, कर दिया गया है। धारा 497 ये ऐसी धारा है जिसे कोर्ट में क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और देखो किस केस के दौरान इसको समाप्त किया गया, लिखो केस लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। केस भाई कौन सा ऐसा केस आया था कोर्ट में जिसने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया था, जोजेफ बनाम भारत संघ 2018, जोजेफ बनाम भारत संघ 2018। तो मैं 2018 की बात कर रहा हूं, एक तो 377 और एक ये 497 धारा को समाप्त किया गया 2018 में, ठीक है। जिसने भारत में, इससे आगे लिखेंगे जोजेफ बनाम भारत संघ 2018, लिखो जिसने भारत में इसे अपराध मुक्त कर दिया, जिसने भारत में इसे अपराध मुक्त कर दिया, अपराध मुक्त कर दिया। देखो ये जो धारा 497 है ना, ये है जार कर्म, ठीक है, जार कर्म, ठीक है, बताऊंगा इसे, नोट करो जरा।
धारा 497 किससे संबंधित है? जार कर्म से। देखो एग्जाम्पल देता हूं इसका मैं आपको। सुनो भाई, जैसे दो पति पत्नी हैं, ठीक है, अब इस पति का संबंध कहीं दूसरी महिला से चल रहा है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में ये धारा 497 थी, पहले ये अपराध माना जाता था, अब ये कोर्ट ने कर दिया अपराध की श्रेणी से बाहर कि भाई अगर पति कहीं अलग संबंध बनाना चाहता है कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग संबंध किसी से रख सकता है, ठीक है, ये अपराध नहीं है। अगर पत्नी कहीं चाहती है तो भी वो रख सकती है, ये अब अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। बात समझ में आई? पहले ये चीज अपराध मानी जाती थी कि अगर कोई शादीशुदा है और ऐसा कार्य कर रहा है, ये धारा थी जार कर्म, जारी कर्म कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अपराध माना जाता था, लेकिन अब कोई अपराध नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है, ये है। नेक्स्ट लिखो, और ये समाप्त किसने करवाया, ये ध्यान रखेंगे केस को, जोसेफ बनाम भारत संघ 2018 में ये समाप्त हुई है धारा, एक तो 377 और एक 497, ठीक है। काम की बात की याद रखें कि ये दो धारा 2018 को समाप्त की गई। चलो लिखो, नेक्स्ट लिखेंगे 498A। 498 धारा 498 का ए या कै, धारा 498 का ए या कै, हाँ जी, इसका संबंध है भाई दहेज से। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है दहेज से, दहेज से, इसका संबंध दहेज से है। देखो धारा 497 में क्या होता था, 498 के ए में सुनो ध्यान से, इसमें क्या होता था, अगर किसी महिला ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया कि भाई मुझे दहेज के लिए जो है परेशान कर रहे हैं, ठीक है, दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होता था, ये रिपोर्ट लिखवाते ही, एफआईआर लिखवाते ही पुलिस वाले बिना किसी वारंट के मेहमान रिश्तेदार घर में जो मिलता था उसे उठा के ले जाते थे, ठीक है, घर वालों को भी ले जाते थे साथ में, ठीक है, कि दहेज का केस लगा दिया। लेकिन अब कोर्ट ने क्या करा है, कोर्ट ने कहा है भाई आप जो है उसकी फैमिली वालों को परेशान नहीं करेंगे, समझ में आई बात, या उसके रिश्तेदारों को परेशान नहीं करेंगे। ऐसी सिचुएशन में पहले जानकारी हासिल करेंगे कि सच में ये, क्योंकि तुम्हें पता है कि इसके उस पर फ्रॉड भी होना स्टार्ट हो गया था, तो कोर्ट ने ये कार्य करा कि भाई हर महिला जो है अगर कोई किसी भी तरीके से किसी को परेशान किया जाता है वो दहेज का केस लगाती है, ठीक है, तो ये दहेज का केस अगर कोई लगा रहा है तो ये बात कही गई कि भाई इस तरीके से हम जो है गिरफ्तार, मतलब सबको एक साथ नहीं कर सकते, पहले उसकी जानकारी लेंगे पूरी, आस पड़ोस में जांच पड़ताल करेंगे और उसके बाद में फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। बात समझ में आई? ये धारा 498 की क्या थी, लिखो इसके बारे में। पहले इसकी जांच करने का अधिकार एक कमेटी को दिया गया था, पहले जांच करने का अधिकार कमेटी को था, कमेटी को था। और ध्यान रखना ये एक्ट था, अधिनियम 1961 में आया, ठीक है, ये दहेज का जो एक्ट लाया गया भारत में 1961 में लाया गया। अब जो जांच करती है वो डायरेक्ट कौन करती है? डायरेक्ट पुलिस करती है, डायरेक्ट पुलिस जांच करती है, डायरेक्ट पुलिस जांच करती है। ठीक है, और लिख लेना चाहिए नोट करके कि भाई पहले जो है इस धारा में गिरफ्तारी सास ससुर और सबकी घर वालों की हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं होती, पहले उसकी जांच की जाती है
तब जाके गिरफ्तारी होती है, ठीक है। क्योंकि कुछ धाराएं ऐसी हैं ना जिसमें गलत मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया, तो अब जो है इसकी जांच होगी और उसके बाद में गिरफ्तारी होगी। चलो भाई 300, धारा 300 आप अच्छे से जानते होंगे 300 को तो, हाँ भाई 300, धारा 300 किससे संबंधित है? संपत्ति ना ना, हत्या से। भैया 302 है, उसमें तो हत्या है, यहां पर है धारा 300। लिखेंगे, इसमें लिखो यह धारा हत्या से संबंधित है। अर्थात इसमें हत्या की परिभाषा दी गई है, इसमें हत्या की परिभाषा दी गई है, ठीक है। हत्या की परिभाषा दे दी कि हत्या क्या होता है, यह बताया इन्होंने धारा 300 में कि हत्या होती क्या है। अब धारा 302 बताओ भाई, ये तो आप सभी जानते हैं। हाँ जी, धारा 302 पनिशमेंट ऑफ मर्डर, पनिशमेंट ऑफ ठीक है, हत्या के लिए हत्या का दंड, पनिशमेंट ऑफ मर्डर, हत्या का दंड। देखो भाई इसमें जो पनिशमेंट है वो क्या क्या हो सकता है? आजीवन कारावास हो सकता है हत्या में, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके की हत्या हुई है, आजीवन और प्लस जुर्माना, ठीक है, दोनों हो सकते हैं इसमें। देखो भी ध्यान रखना, अगर आईपीसी आपसे यानी कि धारा 1 पूछे कि धारा 1 क्या है, देखो मेकाले ने धारा 1 ही क्या बनाया, इसने धारा 1 में यही बात बताई है कि जो आईपीसी है ना, आईपीसी वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू होगी, ठीक है। ये धारा 1 है। धारा पहली और धारा लास्ट की तो पता होनी बहुत जरूरी है। धारा 1 में क्या बात कर रखी है इन्होंने? आईपीसी, और आईपीसी जो है पूरे देश में जम्मू कश्मीर को छोड़ के लागू होगी। लेकिन अब इस धारा 1 में चेंज भी तो कर दिया, अब आईपीसी क्या होगी? पूरे भारत में लागू होगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब वो चाहे जम्मू कश्मीर हो, तो धारा 1 में यही है कि जो आईपीसी है वो पूरे भारत में क्या होगी? लागू होगी। अब जम्मू कश्मीर भी शामिल है इसमें। और धारा 511 भी ध्यान रख लेना, एक लास्ट की धारा 511 है, अपराध के लिए या अपराध का प्रयास करना, अपराध का प्रयास करना, अपराध का प्रयास करना। देखो एक धारा 97 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा 97 बताओ भाई। धारा 97 प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। हाँ जी, इसमें शरीर और संपत्ति दोनों आ जाती है प्राइवेट प्रतिरक्षा में, ठीक है। उसमें अपना शरीर भी और संपत्ति दोनों की रक्षा करना, तो वो होता है प्राइवेट प्रतिरक्षा। इसका अधिकार है हमें पूरा। धारा 96 से, देखो जब मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा धारा 96 से लेकर और 106 तक, धारा 96 से लेकर 106 तक यहाँ पर सारा जो है ये प्राइवेट प्रतिरक्षा ही है, प्राइवेट प्रतिरक्षा, ठीक है। ये चैप्टर में चलेंगे हम, चैप्टर में बताएंगे
मोटा मोटा आपको या ध्यान रखना है। एक धारा 499 ध्यान रखेंगे, धारा 499। देखो 499 क्या होता है, मानहानि का केस जो लगाते हैं, मानहानि, मानहानि, मानहानि की परिभाषा दी है इसमें 499 में, मानहानि की परिभाषा। भाई कोई किसी के बारे में घना अपशब्द बोल देता है तो उसमें वो बोलता नहीं है कि भाई मानहानि का केस लगाकर तुझे अंदर कर दूंगा, है ना, अगर किसी लोक सेवक से आप ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये 499 इसकी परिभाषा दी गई है। 500 में इसके दे रखा है वो पनिशमेंट, धारा 500। देखो मानहानि के लिए या मानहानि का दंड, मानहानि का दंड, देखो जो मैक्सिमम हो सकता है, जो मैक्सिमम यानी कि अधिकतम कितना हो सकता है मानहानि में भी 2 वर्ष और प्लस जुर्माना, और वो डिपेंड करता है फिर केस के ऊपर, ठीक है, कि किस तरीके की मानहानि हुई है। ठीक है, एक धारा सुनी होगी आपने, धारा 151, धारा 151। इसमें दे रखी है दंगे की परिभाषा, दंगा, दंगे की परिभाषा, दंगे की परिभाषा। बताओ भाई, अकेला कोई व्यक्ति अगर किसी से लड़ता है तो वो दंगा कर रहा है कोई? नहीं। देखो इसमें जो है कम से कम तो दंगे के लिए होने चाहिए 2 आदमी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। नहीं, जो 5 बता रहे हैं ना वो दूसरी चीज के लिए, वो बलवा के लिए है, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। दंगे के बारे में बता रहा हूं। तो दंगे की परिभाषा में मतलब दंगे में कितने व्यक्ति हो सकते हैं, लिख लो, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा दंगा माना जाता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा क्या माना जाता है, दंगा माना जाता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, ठीक है, अकेला कोई दंगा कैसे कर देगा। एक है धारा 141, देखो 151, 141 ध्यान रखेंगे। 141 में लिखो विधि विरुद्ध जमाओ, विधि विरुद्ध जमाओ। विधि किसको कहते हैं, कानून को। कानून के विरुद्ध क्या कर रहे हैं, जमाव कर रहे हैं। अब देखो कानून के विरुद्ध जमाव कैसे होगा भाई, जैसे देखो इसमें कम से कम होने चाहिए 5 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, और अधिक से अधिक 5 से अधिक कितने भी हो सकते हैं भाई, 5 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, तो तब वो विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा। वैसे नहीं है, जैसे मान लिया तुम नीचे खड़े हो और तुमने 5-6 व्यक्ति इकट्ठे कर लिए, तो आपने 5-6 कर लिए व्यक्ति तो कर लिए, लेकिन अगर आप कानून के विरुद्ध कुछ कार्य कर रहे हैं तब ये धारा लागू हो रही है। अब ऐसे तो तुम 10 व्यक्ति इकट्ठे कर लो भाई, मान लिया शादी में बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, अगर आप विधि विरुद्ध कोई कार्य कर रहे हैं, फायरिंग उल्टी सीधी कर रहे हैं किसी के लग लगा की, है ना, तो ये माना जा रहा है विधि के विरुद्ध क्या कर रहा है, आपने जमाव कर रखा है। तो 5 व्यक्ति या 5 से अधिक व्यक्ति, ठीक है, जो कानून का क्या करे, उल्लंघन करे, तब लगती है धारा, धारा 141। एक देखो, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा 124 का क्या, इसे और समझो आप। धारा 124 का क्या, देखो इसमें है राजद्रोह, राजद्रोह। भाई आप मुझे एक बात बताओ, पहले ये राजद्रोह में लिखवा रहा हूं, ठीक है, आप मुझे 2 चीजों में अंतर बताओ, एक होता है राष्ट्रद्रोह और एक होता है राजद्रोह। देखो दोनों में अंतर बताओ मुझे क्या है। हाँ जी, राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह में अंतर बताओ क्या है।
हाँ जी भाई देखो, उस समय जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, जब हमारे देश पर किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। अब अंग्रेजों का शासन था तो भाई हम राष्ट्रद्रोह तो नहीं कर रहे, हम तो अपने भारत को चाह रहे थे, हम उन्हें भगाना चाह रहे थे देश से, है ना। तो हम क्या कर रहे थे, मतलब देखो हम सरकार की, देखो राजद्रोह से बोलते हैं जब सरकार की नीतियों के खिलाफ बोला जाता है, नीतियों के खिलाफ बोला जाता है उसे हम राजद्रोह कहते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ। देखो अगर हम स्वस्थ भाषण दे रहे हैं, ध्यान से सुनो, पहले नोट बाद में करना, अगर हम स्वस्थ भाषण दे रहे हैं सरकार के, जैसे सरकार मोदी जी की है, ठीक है, अब हम उनकी नीतियों का जो क्या कर रहे हैं उस पर जो है भाषण दे रहे हैं कि भाई ये अच्छा नहीं करा, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इनकी सरकार कुछ नहीं कर रही, तो ये स्वस्थ भाषण हुए। ये कैसे भाषण हुए? स्वस्थ। लेकिन अगर हम इनका जो है बिल्कुल ही उल्लंघन करना चाहेंगे, हम सोचेंगे सरकार गिर जा, दंगे कर दो, ये कर दो, है ना, तो सरकार की नीतियों को क्या हो रहा है, ये खिलाफ बोला जा रहा है, तो ये हम क्या कर रहे हैं? राजद्रोह कर रहे हैं। भाई अपने राष्ट्र को तो चाह रहे हैं पहले भी। अब देखो बाल गंगाधर तिलक थे ऐसे व्यक्ति, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अकेले आवाज उठाई। अंग्रेजों ने कहा कि ये भारत की अशांति का जनक माना इनको, अशांति का जनक, कि इसी व्यक्ति ने पूरे भारत में अशांति फैला रखी है, ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया? अंग्रेजों ने कर दिया भैया कि जो रैली होगी या धर्म यात्रा होगी, ठीक है, और एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे लोग, एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे, कौन? भारतीय इकट्ठे नहीं हो सकते, ये बात इन्होंने कह दी, ठीक है। तो फिर बाल गंगाधर तिलक ने कहा जी ठीक है, अब ये भी बहुत तेज थे, इन्होंने कहा, इन्होंने देखो इनका केसरी नामक एक पत्र निकला और उसमें सारी के सारी जो लेख लिखे, उसमें अंग्रेजों की क्या कर दी? नीतियों का क्या करा इन्होंने? उल्लंघन कर दिया अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इन्हें फिर जेल में डाल दिया। अब देखो इस पे सजा क्या हो सकती है, इस पे सजा लिखेंगे, सजा कारावास क्या होता है? 3 वर्ष, 3 वर्ष का 3 वर्ष सजा प्लस जुर्माना, ये इसका चैप्टर आएगा भाई पूरा, ठीक है, पूरा चैप्टर और पूरी जो है धाराएं चैप्टरों में आएंगी। अभी हमने मेन धाराओं के बारे में जिक्र किया है। एक धारा 307 बताओ भाई। हाँ जी, हाफ मर्डर धारा 307 हाफ मर्डर, अरे अटेम्प्ट टू मर्डर किसी को मारने की इच्छा थी लेकिन बच गया, मरा नहीं, जीवित रह गया, ठीक है। तो ऐसे में 10 वर्ष है भाई, ठीक है, 10 वर्ष और प्लस जुर्माना, अटेम्प्ट टू मर्डर है। अगर किसी को मारने की कोशिश करी और वो बच गया तो तब भी देख लो कौन सी धारा लग रही है। और ये ऐसे ही समझो कि आजीवन कारावास है, 10 साल भी 10 साल है जी। हाँ ये संज्ञा अपराध है ना, तो बेल होनी है, 10 वर्ष और प्लस जुर्माना, काफी टाइम चलने के बाद में हो जाती है वैसे। ठीक है जी। अब देखो अभी हमने मेन धाराएं डिस्कस करी हैं, इनके बारे में जानकारी आपको होनी भी चाहिए। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक था, अब कल से जो इसकी क्लास चलेगी ना वो बिल्कुल चैप्टर वाइज चलेगी। जैसे मैंने चैप्टर इसमें 23 बताए हैं, ठीक है, 23 चैप्टर बताए हैं, उनमें मेन धारा देख लेंगे कि कौन कौन सी। लगभग देखो 511 धारा में से मैं आपको 150 से 160 धाराएं मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। और ध्यान रखना ये जो 2-2 पेज में रोज लिखवाऊं, ठीक है, इसका रिविजन करके इसका रिवाइज करें, ठीक है, और मतलब याद होनी चाहिए ये धाराएं। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।